नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज शिमला पहुंचे और इस दौरान उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने शिमला स्थित एक निजी होटल में हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था और स्कूलों को लेकर अभिभावकों, शिक्षाविदों और उनसे पूछे गए सवालों का जवाब भी दिया। मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस की चर्चा की। वहीं उन्होंने एक बार हिमाचल विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मौका देने की अपील करते हुए कहा कि 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों की तस्वीर प्राइवेट से बेहतर नहीं हुई तो अगली बार वोट मत देना। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार जनता शिक्षा के मुद्दे पर वोट करेगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बहुत जल्द प्रदेश में आम आदमी पार्टी पूरी कार्यकारिणी का गठन कर लेगी। शिमला में आम आदमी पार्टी के कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत भी किया। ये बहुत ऐतिहासिक दिन है कि चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की और प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा पे, यूनिवर्सिटी की शिक्षा पे यहाँ बात हुई। हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोने से बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ पे आए और सब ने बहुत एक मत से कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को तो बंटाधार कर दिया है और प्राइवेट स्कूलों को खुली लूट मचाने की छूट दे रखी है। मैंने यही कहा कि अपने आप में ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हिमाचल प्रदेश की जनता अपने बच्चों के स्कूलों को लेकर बहुत जागरूक हो रही है। आज आपके पास विकल्प है। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत शिक्षा पे बहुत अद्भुत काम हुआ, जिससे आज देश विदेश के लोग वहाँ से देखने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं, वैसे ही हिमाचल में भी हो सकता है। अगर 5 साल में हिमाचल प्रदेश के अगर 5 साल में दिल्ली के स्कूलों की हालत इतनी सुधर सकती है तो पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कुछ काम क्यों नहीं कर पाई? इतने सारे सरकारी स्कूल बंद क्यों हुए? तो मनीष सिसोदिया दरअसल शिमला पहुंचे और यहां पर उन्होंने तमाम बातें कही। सबसे अहम चीज, जिस बुनियाद पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, उसी के बेस पर एक बार फिर से इस मॉडल को आपने देखा कि पंजाब में लागू करने की बात कही गई और वहां सरकार बनाई। अब इस मॉडल की तर्ज पर हिमाचल में सरकार बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी और इसके लिए लगातार आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे हिमाचल का रुख कर रहे हैं। और ऐसे में मनीष सिसोदिया ने ये साफ किया है कि दिल्ली में जिस तरह से स्कूलों की तस्वीर बदली गई है और अगर ऐसी ही तस्वीर हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है अपने प्रदेश में, तो एक मौका जरूर दिया जाए आम आदमी पार्टी को। इसके साथ ही मनीष सिसोदिया ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर एक मौका दिया जाता है तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर भी बदल दी जाएगी और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो आपको ये पूरा हक है कि आप अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ना दें। हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था पर जयराम सरकार को भी कोसते नजर आए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित प्रेम शर्मा जुड़े हैं। मोहित, कहा जा सकता है कि दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में सरकार बनाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजरें हिमाचल प्रदेश की ओर है। देखिए, क्योंकि इसी कड़ी में आप मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि हिमाचल के लिए अलग अलग समय पर उनके बयान जो है वो सामने आते रहते हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। शिमला पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाकायदा, और यहाँ पर जो एजुकेशन पॉलिसी है उसको लेकर के राज्य सरकार पर उन्होंने कई आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि एक तरफ जहाँ हिमाचल शिखर पर होता था हिंदुस्तान में, भारत में नंबर 1 पर होता था, खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, वहाँ पे अब ऐसी नीतियां सरकार की हो रही हैं और नजरअंदाजी जो है उसके कारण हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का स्तर जो है वो पूरी तरह से गिर चुका है। इसके अलावा कई राजनीतिक उन्होंने बातें की हैं और साथ ही वो एक मंत्री पर भी आरोप लगाया है कि उनके पुत्र के विवाह के लिए 10 रिसेप्शन दी है एक समय में अलग अलग जगहों पर। तो यहाँ पर भ्रष्टाचार का भी आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया ने लगाया है, क्योंकि आपको याद होगा जब पंजाब चुनाव हुए थे उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई थी और ये कहा जा रहा था कि कई बड़े चेहरे जो हैं भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों से वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद एक जो कह सकते हैं कि जो दाव था वो खेला गया भारतीय जनता पार्टी हाईकमान के द्वारा और खासतौर पर अनुराग ठाकुर उसमें शामिल हुए।
जिसमें आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई पदाधिकारी जो है वो बीजेपी में एक साथ शामिल हुए। ये सिलसिला 2 या 3 बार चला। जगत प्रकाश नड्डा जो थे उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में वो कुनबा नहीं बना पाई जिसकी उम्मीद थी। और इसके बाद खालिस्तान का जो मामला हुआ उसमें भी आम आदमी पार्टी के साथ नाम जोड़ा गया कार्यकर्ताओं का, जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन खालिस्तान जो है उनके समर्थन के साथ रहा। तो ऐसे में अब एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ये चाह रही है कि हिमाचल प्रदेश में जो एंट्री उसकी शुरुआत में हुई थी पंजाब चुनाव के बाद, इसी तरीके से कुछ ऐसा करे कि लोगों का विश्वास उस पर बन सके। लेकिन हिमाचल में फिलहाल कई क्षेत्रीय दल पहले भी आए थे लेकिन सफलता किसी को मिली नहीं। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार चाहती है चलिए इसी क्रम में आम आदमी पार्टी भी हिमाचल की ओर मुख कर देख रही है। मोहित आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस इस मामले को भुनाने में जुट गए हैं और पेपर लीक मामले की जांच पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि युवा कांग्रेस ने पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले पर न्यायिक जांच करने की मांग को लेकर प्रदेश भर में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। राजधानी शिमला में एसपी ऑफिस के बाहर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भंडारी कार्यकर्ताओं के साथ क्रमिक अनशन पर बैठ गए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि प्रदेश में पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ और पेपर पुलिस द्वारा ही लीक किया गया था। हैरानी की बात है कि इस मामले में पुलिस के ही अधिकारी जो है वो शांत बैठे और ऐसे में जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। चाहते हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा भी सीबीआई जांच की मांग की गई थी। हमने स्वयं भी सोशल मीडिया के माध्यम से सीबीआई जांच की मांग की थी, पर जैसा कि मैंने कहा कि हजारों छात्रों से हमारी बातचीत हो रही है। उन्होंने साफ तौर पे हमारे से निवेदन किया है कि आप कृपया करके सीबीआई जांच की मांग ना करें। हमने पूछा ऐसा क्यों है? उन्होंने कहा कि सीबीआई के ऊपर हमारे को भरोसा नहीं रहा। आप पुराना इतिहास उठा कर देख लीजिए, किसी भी मुद्दे को लेकर सीबीआई किसी एंड तक पहुंच पाई है, किसी निर्णय तक पहुंच पाई है और उनको लगता है कि सीबीआई पूरे के पूरे सरकार के इशारों पर नाचती है। धर्मशाला के लोगों ने धर्मगुरु पंचेन लामा की रिहाई की मांग के साथ एक दिन की भूख हड़ताल की। दलाई लामा के बाद तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े प्रभावशाली धर्मगुरु पंचेन लामा माने जाते हैं। रीजनल तिब्बतियन विमेन एसोसिएशन से जुड़ी तेंजिन नीमा ने कहा कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने पंचेन लामा को 27 साल से नजरबंद कर रखा था। निर्वासित तिब्बतियन संगठन ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की और पंचेन लामा की रिहाई की मांग की। हमने एक दिन का वो रखा है, भूख हड़ताल का वो रखा है, क्योंकि 27 ईयर्स हो गया है। वो हमारे 11 पेंशन लामा को चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्होंने उनको बंदी बना के, तो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। आपको लगता है चाइना आपकी आवाज़ सुनेगा? हाँ जी, उनको सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल हो गए, 27 साल काफ़ी होता है। और उन्होंने हमेशा कहा है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि जो 18 साल से ऊपर होते उनको पूरा राइट होता है कि आपने खुद का फैसला लेने का। तो हमारे पेंशन लामा साहब उनका 33 ईयर्स हो गया है, तो उनको भी उनका राइट मिलना चाहिए, जैसे बाकी लोगों को मिलता है उनको भी राइट होना चाहिए कि उनके अपनी लाइफ के बारे में क्या सही है क्या गलत है। तो हम चाहते हैं कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। उधर सोलन के एचआरटीसी वर्कशॉप में एचआरटीसी कर्मियों ने प्रदर्शन कर हड़ताल की। उन्होंने खराब पड़ी बसों और कलपुर्जों की कमी के साथ पुराने एरियर और छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठाई। कर्मचारियों का मानना है कि उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन सरकार और विभाग इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे। वहीं ड्राइवर यूनियन प्रदेश संगठन मंत्री बालकृष्ण ठाकुर ने बताया कि कई सालों से उनके एरियर बकाया है जिसे चुकाया नहीं जा रहा। वहीं छठे वेतन आयोग को भी लागू नहीं किया जा रहा। हमारी जो मुख्य मांगे हैं, पहली मांग तो हमारी ये है कि छठा वेतन आयोग इसे लागू किया जाए, और दूसरा है हमारे जो कर्मशाला में जो कलपुर्जों की भारी कमी है। तीसरी हमारी जो है कर्मचारियों की भारी कमी। मैकेनिकल स्टाफ जो है हमारे इस टाइम मैकेनिक जो सोलन क्षेत्र में है सिर्फ 4 है, गाड़ी 150 है।
चालक का, परिचालक की कमी, इसे पूरा किया जाए। और हमारा जो है डीए का एरियल जो पेंडिंग पड़ा है उसे दिया जाए। हमीरपुर के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सभागार में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा का अधिकार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शिरकत की और दीप प्रज्वलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अध्यक्ष वंदना योगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्या भारती, उत्तरी क्षेत्र सचिव देशराज और सदस्य शैलेंद्र बहल के अलावा एडीसी अपराजिता चंदेल भी मौजूद थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि शिक्षा नीति बच्चों के शिक्षा अधिकार को देखने का विषय है, जिससे बाल अधिकारों के दृष्टि नीति से आयोग इसकी निगरानी करता है। अधिकार कानून की मॉनिटरिंग और उसके ग्रीवेंस रिड्रेसल का काम राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय बाल आयोग के पास है और राज्य स्तर पे ये काम राज्य बाल आयोग करते हैं। चूँकि शिक्षा नीति बच्चों की शिक्षा के अधिकार को ही विस्तृत रूप से देखने का एक विषय है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बाल अधिकारों के दृष्टिकोण से भी शिक्षा नीति के अनुपालन में आयोग उसकी निगरानी करते रहे। साथ ही साथ शिक्षा का अधिकार कानून की निगरानी, शिक्षा के अधिकार कानून के ग्रीवेंस रिड्रेसल, ये दोनों ही इतने महत्वपूर्ण विषय हैं जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की सहभागिता, जिम्मेदारी तय करने के लिए आयोग ये सुनिश्चित करते हैं कि समय समय पर हम लोग समस्त हितधारकों के साथ बैठकर इस बारे में चिंतन करते रहें और बातचीत करते रहें। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश स्टेट कमीशन ने ये आज इस प्रकार की परिचर्चा का आयोजन किया है, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित। हमीरपुर के सिंथेटिक ट्रैक पर इन दिनों शारीरिक दक्षता की परीक्षा चल रही है और ये परीक्षा अग्निशमन विभाग में फायरमैन के लिए हो रही है। परीक्षा 5 दिनों तक चलेगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने लिखित परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट चेकिंग और शारीरिक दक्षता की जांच के लिए बुलाया है। क्योंकि इसमें मेन है कि जो मेन क्वालिफिकेशन है चाहिए वो होमगार्ड का मेंबर होना चाहिए और उसने एलिमेंट्री कोर्स किया होना चाहिए फायर का, और या मिलिट्री का जो एक्स सर्विसमैन होगा वो उसका जो मेन है। ये मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें है, तो फिर उसके बाद उसको दिया जा रहा है। ये तो अब इसके बारे में तो मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बोल पाऊँगा क्योंकि ये तो कमीशन की सीटें हैं, तो ये तो जो सिलेक्शन बोर्ड वाले कमीशन वाले किया उनसे। चलिए अब रुक करते हैं पंजाब की खबरों का। शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर हमला बोला। कपूरथला में गोलीबारी की घटना की निंदा करते हुए बादल ने कहा कि यह घटना सरकार की नाकामियां बयां करती है। उन्होंने सरकार से मामले में जांच और घायलों को 2 लाख रुपए देने की मांग की। बीजेपी लुधियाना अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंघल ने पाकिस्तान में सिखों के नरसंहार के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला। सिंघल ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की नसीहत दी। दो सिखां दा उत्थे गुरसिखां दा उत्थे कतल हो गया, कोई कसूर नहीं उन्हां दी, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, और उस दे खिलाफ पाकिस्तान दी जमहूरीयत जिहड़ी है चुप करके बैठी, पाकिस्तान दी सरकार जिहड़ी है चुप करके बैठी है। चाहे उहदे साडे उत्थे मंदिर भी ढाए जा रहे हैं, गुरुद्वारे भी ढाए जा रहे हैं, साडे धर्म स्थानां दा अपमान कर रहे उत्थे दे लोग, पाकिस्तान दे वसनीक, लेकिन उत्थे दी सरकार दे खिलाफ जूं नहीं रेंगदी। इस करके उन्हां ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ 2 कल उत्थे शहीद किए, उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਕੜਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 23% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ 2% ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ 3% ਸੀ, ਅੱਜ 22% ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ ਚਾਵਲਾ ਵਰਗੇ, ਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ। जिथे निंदा करते हो। आरटीआई एक्टिविस्ट संजीव गोयल ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि विजिलेंस जांच में बड़े स्कैम से पर्दा उठ सकता है। संजीव गोयल ने नगर निगम बठिंडा के गार्बेज कलेक्शन और पेमेंट रिकॉर्ड में हेर फेरी की बात कही। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सतिंदर कुमार ने। आरटीआई एक्टिविस्ट संजीव गोयल के द्वारा एक आरटीआई डाली गई कि 1 जनवरी 2019 से उनके घर से गार्बेज कलेक्शन के नाम पे कितनी पेमेंट नगर निगम बठिंडा के द्वारा कलेक्ट की गई, लेकिन नगर निगम ने उनको सिर्फ 5 महीने 2019 के 5 महीनों का हिसाब दे दिया कि हमारे यहाँ से सिर्फ यही रिकॉर्ड मौजूद है, इसके अलावा हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। तो हमारे पास ऐसी नगर निगम से हैं और हरपाल भुल्लर जी, उनसे बात करते हैं कि वो इस मामले पे क्या कहना चाहते हैं। एसटी साहब। हाँ, इसके बारे में मैंने कंसर्न जो हेल्थ सुपरिटेंडेंट है मिस्टर कटारिया, उनसे बात करी थी। अभी ये सब्जेडाइज मैटर है, कमीशन इसकी हियरिंग कर रहा है। ये जो पर्टिकुलर उसमें 10 और आदि पॉइंट थे जिसके डिफरेंट ब्रांचेस में और इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी। जब ये आपकी जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की बात कर रहे हैं, ये 2018 में हाउस ने मता डाला था। उसमें जो 200 स्क्वायर यार्ड के हाउसेस थे उसमें उनको 30 रुपये प्रति महीना देना था, और ऐसे ही डिफरेंट कैटेगरीज थी जिसके चार्जेस हॉस्पिटल्स के अलग थे। और 2018 से 2019 तक इसको लागू ज़्यादा नहीं किया गया क्योंकि पब्लिक से रिजेंटमेंट थी। उसके बाद जब कोविड आया तो कोविड में भी इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। बाद में हॉस्पिटल्स वगैरह सभी एसोसिएशंस को बुलाया गया, हमने आउटसोर्सिंग करके किसी एजेंसी को इसको कलेक्शन चार्जेस के लिए हमने नॉमिनेट किया। सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस कंपनी थी। 2-4 महीने उन्होंने भी कलेक्शन करने की कोशिश करी, परंतु पब्लिक और या हॉस्पिटल से की रेट्स हायर है। उनकी रिप्रेजेंटेशंस पे हमने विचार करके 2021 में अक्टूबर की बात है तो हमने उसको रिवाइज्ड चार्जेस हाउस में भेज दिया। हाउस ने उसको थोड़ा बहुत विचार करके उसको गवर्नमेंट लेवल पे इसको सेंक्शन के लिए भेजा। गवर्नमेंट ने उसको डिनाई करा कि नहीं, आप ये चार्जेस है डोर टू डोर कलेक्शंस रिड्यूस नहीं कर सकते। आप जो रेट पहले आपने 2018 में उसको फिक्स करे थे उसके हिसाब से ही चालू करो। उधर पटियाला पुलिस ने पंजाब यूनिवर्सिटी के आसपास पीजी पर रेड मारी। पुलिस ने सभी पीजी की चेकिंग की। दरअसल बढ़ती क्रिमिनल एक्टिविटीज को देखते हुए पुलिस ने जांच को तेज कर दिया है। पंजाबी यूनिवर्सिटी के सामने जड़ा पेट्रोल पंप की बैक साइड जड़ा एरिया है प्रोफैसर कॉलोनी का सारा, इत्थे कई पीजीज़ दे विच स्टूडेंट्स रहंदे ने बिकॉज दिस इज़ एजुकेशन हब ऑल्सो। पंजाबी यूनिवर्सिटी करके भी एंड सामने काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जिहड़े मशरूम होए ने, उहदे करके उहदे काफ़ी बच्चे जिहड़े हैगे ने पीजी दे विच रहंदे ने। तो पिछे जे देखण दे विच आया सीगा कि इत्थे कई वारी अनअकाउंटेड फॉर बंदे जिहड़े हैगे ने रहने पाए गए सीगे 1-2 जिहड़ा, इस करके असीं जिहड़ा हैगा इत्थे चैकिंग स्टार्ट कीती सीगी।
ਤਾਂ ਉਹ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਜੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈंट्स ਦੇ के प्रॉपर तरीके ਨਾਲ रह रहे होंगे। चलिए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों का। ज्ञानवापी मामले में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। विज ने कहा कि ज्ञानवापी कोई उर्दू, अरबी या फारसी का शब्द नहीं है, ये हिंदी का शब्द है और शब्द को देखकर लगता है कि ये हिंदू मंदिर ही रहा होगा। विज ने यह भी कहा कि क्योंकि मामला कोर्ट में है तो इसका फैसला भी कोर्ट करेगी। विज ने ओवैसी के बयान पर भी तंज कसा और कहा कि अगर देश में भड़काऊ भाषण देने का गोल्ड मेडल देना हो तो ओवैसी को ही बनता है। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट इसका फैसला करेगी। जहाँ तक ज्ञानवापी की बात है, ये एक हिंदू शब्द है, ये उर्दू का शब्द नहीं है, फारसी का शब्द नहीं है, अरबी का शब्द नहीं है। तो शब्द को देख के तो लगता है कि ये हिंदू मंदिर ही रहा होगा। चलिए, तो अनिल विज को आपने सुना जिन्होंने साफ कहा कि ज्ञानवापी मामले में अगर देखा जाए तो ये उर्दू का शब्द नहीं लगता है, ये हिंदी और हिंदी का शब्द है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि यकीनन ये कोई मंदिर ही रहा होगा। महिला आयोग अध्यक्ष रेणु भाटिया कुरुक्षेत्र पहुंची और यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कुछ जरूरी फैसले लिए। रेणु भाटिया ने कहा कि वन स्टॉप सेंटर रिहायशी इलाकों में शिफ्ट होकर सिविल अस्पताल में भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और महिला आयोग में तालमेल जरूरी है। भगवान कृष्ण की धरती में आने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला और यहाँ पर आज मेरा वन स्टॉप सेंटर का ये दौरा है। पूरे हरियाणा में जितने भी वन स्टॉप सेंटर्स हैं, जब भी आयोग कभी हियरिंग रखता है तो वन स्टॉप सेंटर पे विजिट ज़रूर करता है और इसको हमने एक रूटीन चेन बनाया है ताकि हमें ये पता लगे कि जो लड़कियां परेशान हैं या वन स्टॉप सेंटर आती हैं उनको किस तरह की फैसिलिटी यहाँ मिलती है, क्या गवर्नमेंट ने जो मापदंड रखे हैं वो उन तक पूरे पहुँचते हैं। वहीं यमुनानगर में 15 मई को बुढ़िया नहर पर नहाने गए 10 युवकों पर जानलेवा हमले के बाद 5 युवक नहर में डूब गए। इस मामले में घटना के बाद से ही उनके शवों की तलाश की जा रही है और एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम सर्च ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि नहर से कल तक 3 युवकों के शव निकाले जा चुके हैं। आज चौथे शव को बरामद कर लिया गया। अब तक डूबे 5 युवकों में से 4 युवकों के शव निकाले जा चुके हैं। 4 युवकों की पहचान निखिल, सुलेमान, साहिल और अलाउद्दीन के रूप में की गई। निकाले गए सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 5वें युवक की तलाश अभी भी जारी है। मेरे पे फ़ोन आया था हमारे उस्ताद जी सुखराम जी का, एक डेड बॉडी पीछे से आ रही है। वो डेड बॉडी हमने किनारे पे लगा के डीएसपी सर को फ़ोन करा, फिर उसके बाद एसएचओ सर को फ़ोन करा, इनकी फैमिली को उन्होंने फ़ोन कर दिया। मैंने कहा सर जल्दी आ जाओ, ये लड़की उन्हें पहचान हो गई है। डेड बॉडी हमने काट के पुलिस के हवाले कर दी।